हेलो स्टूडेंट्स, क्या हाल है बच्चा पार्टी। तो चलिए आज के क्लास में हम लोग देखेंगे वीबीयू सेमेस्टर 2 से रिलेटेड CC4 के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को। ठीक है, CC4 जो हमारा लैंग्वेज एंड कम्युनिकेशन स्किल्स है बच्चों, हम उसके बारे में बात करेंगे। चूँकि हम इंपॉर्टेंट टॉपिक्स वगैरह तो दे दिए थे, सिलेबस दे दिए थे आपके सामने, पूरा वीडियो का बोलते हैं ना उसको बम्फर दे दिए थे। पूरा बम्फर कहने का मतलब जो भी इंपॉर्टेंट पार्ट्स थे मैंने ऑलरेडी आपको दे रखा है। ठीक है, लेकिन हाँ, अब मान लीजिए कि हर चीज़ दे देना, रट के एग्जाम में चल जाना, दिस इज़ नॉट द एक्चुअल कॉन्सेप्ट। तो क्या हुआ कि बहुत बच्चों का कहना भी था कि मैम थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दीजिए। सही बात है भाई, बिल्कुल एक्सप्लेन कर दीजिए। अब मान लीजिए बच्चा को लिख के दे देंगे कि लो भाई A+B रट लो, अब बच्चा रट के चल जाएगा। दिस इज़ नॉट द करेक्ट वे ना, और ये सूट भी नहीं करता है ग्रेजुएशन के स्टूडेंट को। तो जिन जिन बच्चों ने मेरे से पूछा है उनको रियली फीलिंग आया हमको कि नहीं, इन बच्चों में एक्टिविटी है किसी चीज़ को जानने की। तो देखिए स्टूडेंट्स, अगर हम बात करेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो कॉन्सेप्ट्स हैं हमारे CC4 इंग्लिश एंड कम्युनिकेशन स्किल वीबीयू के सेमेस्टर 2 सेशन 22 से 26 के बच्चों के लिए, वो क्या है देखिए। सेक्शन 1 तो इजी है, सेक्शन 1 में कोई दिक्कत नहीं है, आपको एरर करेक्शन करना होगा। एरर सेंटेंस वगैरह दिया हो रहेगा, जैसे कि मान लीजिए अगर सेंटेंस हम दे दिए, एक सेंटेंस कॉमन सेंटेंस हम लेके चलते हैं। ठीक है, एक कॉमन सेंटेंस हम खुद आपके सामने एग्जांपल लेते हैं। मान के चलिए हम लेके सेंटेंस चलते हैं कि दिस, ध्यान से देखिए, राइटिंग थोड़ा सा गड़बड़ है आप लोग, लेकिन राइटिंग पे नहीं, मेरे बातों पे और कॉन्सेप्ट पे फोकस कीजिएगा। ठीक है, दिस इज ए बॉय, दिस इज अ बॉय, ये इसमें कोई गड़बड़ लग रहा है क्या आपको? लग रहा है गड़बड़? सी इज अ बॉय, इसमें कोई गड़बड़ लग रहा है? फटाक से सोचिएगा, कहिएगा कि हाँ मैम गड़बड़ तो लग रहा है। अगर ये लाइव सेशन रहता तो फटाक से बच्चे मैसेज करते मुझे, लेकिन टेंशन नहीं लीजिए, आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। ठीक है, तो क्या ये सही है ये सेंटेंस? दिस इज अ बॉय, सी इज अ बॉय, दोनों में सेंटेंस सही कौन सा है? तो बोलिएगा दीदी सेंटेंस तो ये सही है, दिस इज अ बॉय। सी इज अ बॉय तो हो ही नहीं सकता है। आप कोई नाम लगा दो, दैट लगा दो, राम श्याम मोहन घनश्याम, जो लगाना है लगा दीजिए, लेकिन सी हो ही नहीं सकता। बिकॉज क्या? बिकॉज सी रिप्रेजेंट द प्रोनाउन ऑफ, सी रिप्रेजेंट द प्रोनाउन ऑफ गर्ल। गर्ल का प्रोनाउन है, ये लड़की का प्रोनाउन है, लड़की के प्रोनाउंसिएशन के लिए यूज होता है, लड़कों के लिए नहीं। अगर यहाँ ही लिखते तो दैट इज द करेक्ट वे, दैट इज द करेक्ट, यू कैन राइट देयर हियर ही, आप ही यहाँ लिख सकते हो, बट यू कांट राइट हियर सी। अगर क्वेश्चन में इस टाइप का सेंटेंस, यही छोटा छोटा, मान लीजिए इज ए को आगे कर दिया, ई को बाद में कर दिया, तो इसी तरीके का छोटा छोटा एरर करेक्शन आपसे पूछेगा। मान लीजिए कि कोई ट्रांसलेशन एक और पूछ रहा है, जैसे कि हम आपको पहले हिंदी बताते हैं, मुझे बड़े होकर, ट्रांसलेशन ध्यान से सुनिए, मैं बड़ा होकर एक टीचर बनूंगा। मैं बड़ा होकर क्या बनूंगा? मैं फ्यूचर में एक टीचर बनूंगा। तो हम इसका ट्रांसलेशन क्या लिखेंगे? आई बिकम ए टीचर। आई बिकम ए, बिकम ओ है ये, ठीक है, आई बिकम अ टीचर, आई बिकम अ टीचर। हम क्या बनेंगे बड़ा होके? तो टीचर बनेंगे। लेकिन अगर यही चीज अगर स्टूडेंट वहां पे मेंशन रहा, आई बिकेम ए टीचर, तो जैसे बिकेम लग गया ना, तो बिकेम पता है आपको क्या है? पास्ट वर्ड है, मतलब हम टीचर बन गए, उसका मतलब अलग हो गया, और हम टीचर बनेंगे इसका मतलब अलग हो गया। बिकम का मतलब होता है हम बनेंगे, बने नहीं है, बनेंगे, ठीक है, इन फ्यूचर बनेंगे, लेकिन बिकेम लगा दिए, दैट मीन हम टीचर बन गए। तो दोनों में बहुत अंतर है ना। तो यू कैन फाइंड आउट हेयर एरर करेक्शन ना। एरर करेक्शन तो समझ में आ रहा होगा कि किस अकॉर्डिंग आपको बताना है। तो ऐसे ही सिंपल सिंपल छोटा छोटा उसमें सेंटेंसेस में, वर्ड्स में, हेल्पिंग वर्ब पता है आपको किसको कहते हैं? नहीं पता है तो सुनिए, हेल्पिंग वर्ब बोलते हैं, जैसे कि हम लोग, मम्मी लोग खाना बनाती है, ध्यान से सुनिएगा, हम लोग भी जाते हैं ना, तो मम्मी लोग के लिए हम लोग थोड़ा बहुत मदद कर देते हैं, तो मम्मी लोग के लिए हेल्पिंग वर्ब कौन हुआ? हम लोग हुए। ठीक है, आप काम कर रहे हो, मम्मी लोग थोड़ा आके मदद कर दी, तो हम लोग के लिए हेल्पिंग वर्ब कौन हुआ? मम्मी हुई। उसी तरीके से किसी सेंटेंस को बनाते हैं, तो अगर हम लिख रहे हैं कि मैं आम खा रही हूं, तो अगर हम डायरेक्टली लिख देंगे आई ईटिंग मैंगो, तो दिस इज नॉट द करेक्ट सेंटेंस ना। इस टाइप का भी सेंटेंस रहता है कि कुछ कुछ हेल्पिंग, जरूरी नहीं है कि एरर करेक्शन का मतलब हुआ कि सेंटेंस में कुछ गलत रहे, कभी कभी मिसिंग भी रहता है, कभी कभी मिसिंग भी रहता है, तो आपको वहां पे फाइंड आउट करके लिखना पड़ता है। ठीक है, तो आई ईटिंग ए मैंगो, आई ईटिंग ए मैंगो अगर यहाँ पे लिखा हुआ है, तो मान लीजिए यहाँ पे मिसिंग क्या लग रहा है, तो आप आराम से देख रहे हैं कि ये
प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। टेंस 3 तरह का होता है ना, एक पास्ट टेंस होता है, एक प्रेजेंट टेंस होता है, एक फ्यूचर टेंस होता है, ठीक है। प्रेजेंट टेंस का 4 पार्ट, प्रेजेंट इंडिफिनिट जिसको प्रेजेंट सिंपल टेंस भी बोलते हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट एंड प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, ठीक है। एक दिन आराम से आप लोगों को ट्रांसलेशन बताएंगे, पता है बहुत मजेदार लगता है। तो यहाँ पे क्या है, ये वाला जो आईएनजी लगा हुआ है इसका रूल है क्या, सब्जेक्ट प्लस क्या, एम इज आर प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट। इसका मतलब क्या हुआ दीदी, इसका मतलब क्या क्या आप बोल दिए, इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे एम इज आर इसके लिए क्या होगा, एक हेल्पिंग वर्ब का फॉर्मेशन करेगा, एक हेल्पिंग वर्ब का काम करेगा एम इज आर, ठीक है। जितने भी स्टूडेंट हैं जो इस वीडियो को मेरे देख रहे हैं, जितने भी स्टूडेंट्स होंगे अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करके उनका हेल्प कीजिएगा। और वीडियो पे नए हैं तो वीडियो को आप लोग लाइक नहीं करते हैं, कम से कम थोड़ा तो मेरा एफर्ट का थोड़ा ध्यान रखिए आप लोग, ऐसे अच्छा नहीं ना लगता है। तो थोड़ा सा देखते हैं तो बहुत बुरा लगता है कि मतलब इतना एफर्ट डाल के हम सोचते हैं बच्चों के लिए अच्छा करें, आगे और सोचते हैं अच्छा करें, लेकिन बच्चा लोग सपोर्ट ही नहीं करता है तो थोड़ा अच्छा नहीं लगता है, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग सपोर्ट करिएगा तो हम और अच्छा से कर पाएंगे। आप लोग समझ सकते हैं लड़की लोग के लिए कितना प्रॉब्लम्स होता है हर चीज़ को थोड़ा सा स्टेबल रूप में। हाँ, लड़की लोग हर क्षेत्र में आगे है, हर एरिया में आगे है, लेकिन उन लोगों को बहुत सारी चीज़ों का सामना करना पड़ता है, ठीक है। अगर वो चीज़ के लिए वो लड़ रही हैं और सामने वो रिजल्ट नहीं दिखा रही है तो फिर उनको कोई सपोर्ट करने वाला नहीं होता है। तो आप आई होप आप सारा चीज़ मेरा बात समझ रहे होंगे, ठीक है। तो देखिए आई एम इज आर लिखा, इसमें से आप कौन सा सुटेबल होगा, एम होगा कि इज होगा कि आर होगा, तो जो भी सुटेबल होगा इस सेंटेंस के लिए तो एम सुटेबल है तो एम लगा देंगे। तो आप लोग एरर करेक्शन से क्या समझे कि एरर करेक्शन का मतलब यही नहीं होता है कि कोई सेंटेंस में एरर हो, वर्ड्स में एरर हो। एरर करेक्शन का मतलब ये भी होता है कि सेंटेंस में कुछ ना कुछ मिसिंग हो। समझ में आया? हाँ दीदी समझ में आ गया। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं, ये तो एरर करेक्शन बुझा गया आप लोगों को। अब अगर हम बात करें आपके सामने तो सेक्शन 2 की बात करेंगे हम लोग, ठीक है। सेक्शन 2 में क्या है, प्रीसियस राइटिंग है, पैराग्राफ राइटिंग है, नोट मेकिंग है। तो हम लोग सबसे पहले प्रीसियस राइटिंग को देखेंगे। प्रीसियस राइटिंग क्या होता है, सबसे पहले अगर हम बता दें कि एक बात बताइए, आप लोग कभी कोई सीरियल कोई मूवी वगैरह देखते हैं क्या? उसमें देखिएगा ना कि एक ठोक कोई काम कर पीछे से आके पूछता अरे भाई क्या हुआ, यहाँ पे कुछ हुआ था क्या? तो एक वो बैठा है आराम से यहाँ पे बैठा हुआ है, ठीक है। दूसरा आके इससे पूछता है कि अरे भाई क्या हुआ, बताओ ना कुछ हुआ था क्या? तो ये इसको कहता है क्या, हाँ कुछ तो हुआ, रुको बताते हैं। तो बताता है, ये पूरा रामायण नहीं बताता है, शॉर्ट में मेन पॉइंट्स बताता है। शॉर्ट्स में क्या करता है, मेन पॉइंट्स बताता है कि हाँ ये है फलाने जी, यहाँ पे ये चीज़ हुआ, इनको चोट लग गया, या फिर ये पढ़ के आगे बढ़ गए, जो भी वो सिर्फ शॉर्ट 4-5 टर्म्स बताता है। पूरा रामायण नहीं बताने जाता है, पूरा कहानी नहीं सुनाता है। तो ये भाई इनसे पूछने गए, ये शॉर्ट में इनको समझा दिया, अब ये समझ के पूरा ही खुश हो गए, पूरा खुश हो गई है। अब इनको मैटर पता चल गया तो अब इनके सपोर्ट में ये आ गए। तो क्या हुआ, इसी को बोलते हैं प्रीसियस राइटिंग। प्रीसियस राइटिंग का मतलब क्या होता है, आप अपने पूरे रामायण महाभारत के कथा को लोगों के सामने सिंपल समरी के रूप में रिप्रेजेंट कर दीजिए। आप इसको एक और तरीका से समझ सकते हैं क्या, कि जब हम लोग इंग्लिश का बुक पढ़ते हैं, कोई भी कंप्रीहेंशन का बुक, कंप्रीहेंशन बोले तो लेक्चरर बुक होता है, जो कि 9-10 के नीचे में उसको कंप्रीहेंशन कहा जाता है, और 10 के ऊपर वही चीज़, और 11-12 भी उसको कंप्रीहेंशन कहा जाता है, और वही चीज़ को ग्रेजुएशन में कहा जाता है लेक्चरर बुक, लेक्चरर कॉपी, लेक्चरर डॉट जो भी है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि जो लेक्चरर बुक होते हैं हमारे, उसमें क्या रहता है कि पूरा स्टोरी के बाद स्टूडेंट्स एक जगह पे पूरा समरी लिखा रहता है। एक जगह पे क्या रहता है, पूरा समरी, इंग्लिश में हो गया या फिर साइंस के बुक में भी। तो साइंस के बुक में तो सिर्फ पॉइंट रहता है, उसमें स्टोरी जैसा नहीं रहता है। साइंस के बुक में अगर समरी देता है तो उसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स का डेफिनेशन देता है। आप अभी कोई भी आपके घर में छोटे बच्चे होंगे या फिर आपका बुक में भी देखिए, आपके बुक में तो वैसा नहीं होगा, लेकिन हर बुक में समरी लिखा रहता है, ठीक है। तो समरी का मतलब होता है ओवरऑल स्टोरी से कुछ इंपॉर्टेंट शॉर्ट में स्टोरी बता देना, शॉर्ट में किसी चीज को मेन पॉइंट्स के थ्रू कंक्लूजन निकाल के क्लियर कर देना, दैट इज प्रीसियस राइटिंग। अगर आपसे कोई पूछे कि प्रीसियस राइटिंग क्या है, तो यू हैव टू टेल दैट ए प्रीसियस राइटिंग इज अ शॉर्टेड समरी ऑफ द ओवरऑल स्टोरी व्हाट एवर वी हैव डन एंड राइट हियर, ठीक है। जो भी हम यहाँ पे स्टोरी बोल रहे हैं, बोले हैं, लिखे हैं, लिख रहे हैं, इसका पूरा शॉर्टेज समरी दैट इज कॉल्ड प्रीसियस राइटिंग।
जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ मेन पॉइंट्स मेंशन रहेगा। जैसे कि अगर हम आपसे आपके बारे में पूछ दें कि अभी तक आपने क्या अचीव किया, आप उसके बारे में मुझे बताइए, तो आप हमको ये नहीं कहिएगा कि हम सुबह में उठते थे ना तो मेरे पापा डांटते थे, मम्मी मारती थी, तब उठते थे, तो फिर उसके बाद मुंह धोते थे, ब्रश करते थे, जो भी करते थे, ब्रश करते थे, खाना खाते थे, नाश्ता करते थे, आधा घंटा घूमते थे, पढ़ने। दिस इज नॉट द प्रीसियस राइटिंग। यू हैव टू टेल व्हाट कि जब हम बड़े थे ना, सुबह में मॉर्निंग में जल्दी उठ के अपना पढ़ाई करते थे, 2-2.5 घंटा पढ़ते थे, तब जाके हम इतना सफल इंसान बने। दैट इज प्रीसियस राइटिंग। ठीक है, क्योंकि आपने अपने स्टोरी से सिर्फ मेन पॉइंट्स को उठाया और मेन पॉइंट से आपने स्टोरी बना दिया। दैट इज प्रीसियस राइटिंग। क्लियर हुआ प्रीसियस राइटिंग? अगर हम आपके सामने एक क्या रख दें, आपके सामने एक हम पॉइंट रख दें, पॉइंट बोले तो व्हाट मैम, हम आपके सामने अभी एक होमवर्क देते हैं, आप सभी बच्चों को मुझे व्हाट्सएप पे शेयर करना। अगर आप चाहते हैं कि आपका CC4 का जो पेपर है बहुत बढ़िया जाए, तो अभी आपको प्रैक्टिस करने के लिए हम खुद देते हैं। आपको क्या करना है, ग्लोबल वार्मिंग बिना कहीं का हेल्प का, बिना किसी चीज के, बिना कोई चीटिंग नहीं, ईमानदारी से लिखिएगा। ठीक है, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, पता है ना। ग्लोबल वार्मिंग एंड इट्स इफेक्ट, ग्लोबल वार्मिंग एंड इट्स इफेक्ट, लीजिए क्या हो गया, एंड इट्स थोड़ा सा सटक जाता है, इफेक्ट। इसके ऊपर आपको क्या करना है, मुझे शॉर्ट राइटिंग। अब एक और क्वेश्चन आता है कि दीदी, जैसे कि अगर ये तो समझ गए कि प्रीसियस राइटिंग क्या होता है, आप लोग प्रीसियस राइटिंग समझ गए ना क्या होता है, ओवरऑल पूरा स्टोरी का एक शॉर्टेज सा समरी। ठीक है, अब तो बात आता है कि इसको शुरू कैसे करें, ये भी तो बात आता है ना जी, आता है ना। अब तो जैसे मन तैसे तो शुरू कर नहीं दीजिएगा कहानी। अब मान लीजिए इंग्लिश में कभी भी, आज तक कभी भी हम अपना बता रहे हैं, हम कभी भी कोई पैराग्राफ रट के गए ही नहीं, कभी नहीं गए रट के स्टार्टिंग से। क्यों नहीं? क्योंकि मेरा इंग्लिश बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, इसलिए नहीं। मेरा इंग्लिश उतना ज़्यादा स्ट्रांग है भी नहीं, वो धीरे धीरे थोड़ा स्टेबल हुए हम, इसलिए हम करके गए। क्योंकि पता है आपको क्यों हम नहीं पढ़ के जाते थे? क्योंकि हमको पता है कि हम कितनों रट लें, हम उतना लिख ही नहीं पाएंगे। एग्जाम हॉल में आज तक एक भी बच्चा हमको मैसेज करके कह दे कि दीदी हम 100% पूरा रट के गए थे, 100% ही पूरा लिख के आए, नहीं। कुछ ना कुछ वर्ड्स मिसिंग होगा, कुछ ना वर्ड्स आगे पीछे होगा, कुछ ना कुछ वर्ड वो एक्स्ट्रा जरूर से जरूर ऐड किया होगा। एक सिंगल बच्चा हमको कमेंट करके नहीं बता सकता है कि नहीं हम एक को पूरा हाँ, एक क्वेश्चन का हम ये नहीं कह रहे कि एक क्वेश्चन में नहीं लिख सकते हैं, एक क्वेश्चन का आप 100% दे सकते हैं, ओवरऑल पेपर का आप 100% लिख के आ सकते हैं। दिस इज नॉट पॉसिबल। क्यों? क्योंकि हमारा माइंड जो है मशीन नहीं है। दिस इज नॉट, वी आर नॉट रोबोट, वी आर अ लिविंग थिंग्स। लिविंग जिंदा आदमी है ना जी, हम लोग ठूसते जाएंगे, दिमाग में भर भर के कोच रहे हैं। अरे मशीन थोड़ी है आप लोग, तेल डालते गए चलाते गए, मशीन में भी जंग लगता है, इसीलिए उतना ज़्यादा टेंशन लेके पढ़ाई नहीं होता है। ठीक है, हम बार बार आपको पता है मेरा एग्जाम है, देखिए हमको देख के कोई कहेगा ही नहीं, मेरे घर में कोई कहता ही नहीं कि एग्जाम है। अब हम उन लोग को दिखाते थोड़ी चलेंगे कि हमको टेंशन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, लेकिन उन लोग को देख के वो लोग कहता है कि भाई तुम पास तो हो जाएगी ना, ये तो हो जाएगा ना, इतना सोच हमको इतना फनी लगता है। और एक आप लोग हैं कि, तो इसीलिए उतना टेंशन मत लीजिए, रिलैक्स होकर पढ़िए, जो होना होगा होगा ही होगा, चाहे हम कितनों हाथ पैर मार दें, आप लोग कितना हाथ पैर मार दें, तो लेकिन हमको खुद से अच्छा करना है ना, खुद से तो अच्छा करना है ना। तो खुद से अच्छा एक ही चीज़ कर सकते हैं, जो हमको पढ़ना है उस पर ध्यान दे के एक पॉजिटिव माइंड से कि हाँ इसको पढ़ना है ना, इसको बेस्ट करके जाते हैं, कुछ भी हो इसको बेस्ट कर लेते हैं। अगर हमसे यहाँ से एक भी क्वेश्चन पूछ देना, हम इसका एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ने वाले। पढ़ाई ऐसे कीजिए, पूरा सिलेबस रटिए मत, एक पॉइंट पढ़ रहे हैं ना, उसको इतना अच्छा से पढ़िए कि कहीं से भी कॉन्सेप्ट घुमा दे, यू कांट मिस्टेक, आप मिस्टेक कर ही नहीं सकते। ये होता है रियल इंग्लिश का स्टोरी लिखने में। ठीक है, तो अब हम ये आपको ग्लोबल वार्मिंग एंड इट्स इफेक्ट आपको लिखना है, कमेंट सेक्शन में मुझे बताना है, और आपको मेरे व्हाट्सएप के ग्रुप पे सेंड करना है। बच्चा कहेगा मैम आपका व्हाट्सएप ग्रुप में हम नहीं है, आप लोग का चालाकी हम समझते हैं, अरे भाई छोटा छोटा बच्चा को पढ़ाते हैं हम, ठीक, तो आप लोग को भी समझते हैं हम। आप लोग मेरे नंबर 8434328596 मेरे मेंबर्स को भेजिएगा, वो लोग डायरेक्टली मुझे सेंड करेंगे, और वो सारा चीज़ चेक करके हम 100% बता देंगे कि किस बच्चे का कितना स्कोर आएगा CC4 में। इतना गारंटी हम लिख के दे सकते हैं। सिर्फ आपके प्रीसियस राइटिंग से हम डिसाइड कर सकते हैं कि आपका CC4 के पैराग्राफ, प्रीसियस, हर चीज़ को मिला के कितना नंबर आएगा, सिर्फ आपके प्रीसियस राइटिंग लिखने के तरीके से। तो आप इसीलिए बोल रहे हैं, अच्छे से क्लियरली समझिए। आपका टॉपिक है ग्लोबल वार्मिंग एंड इट्स इफेक्ट। कुछ चीटिंग नहीं करना है, कहीं से कुछ नहीं देखना है, बस आपको अपना दिमाग लगाना है। अब लिखना कैसे है समझिए उसको।
सबसे पहले हेडिंग देना है ग्लोबल वार्मिंग एंड इफेक्ट्स, मेन पॉइंट वही है। उसके बाद ग्लोबल वार्मिंग का क्या क्या रूल है, क्या क्या कैसे कैसे हुआ, सबसे पहले लिखा जाता है ग्लोबल वार्मिंग है क्या। कभी भी जीवन में कोई भी कहानी किसी के भी बारे में कुछ भी लिखिएगा तो सबसे पहले लिखा जाता है कि वो चीज़ है क्या, ठीक है। हम लोग कोई भी चीज़ नया पढ़ते हैं तो सबसे पहले ये जानते हैं ना कि वो चीज़ क्या है, पहले उसमें थोड़ी मैथ पढ़ते हैं तो मैथ का क्वेश्चन बनाने लगता है, ऐसा नहीं ना होता है। हम लोग जानते हैं कि पहले वो चीज़ है क्या। तो इसीलिए आपको ग्लोबल वार्मिंग जब आप लिखोगे ना बाबू, तो आपको सबसे पहले लिखना होगा कि ग्लोबल वार्मिंग है क्या। उसके बाद आपको लिखना है कि ग्लोबल वार्मिंग का इफेक्ट क्या है, फिर आपको लिखना है कंक्लूजन क्या है। ये टोटल आपका कहानी जाएगा 150 वर्ड्स में। 150 वर्ड्स के अंदर में आपका स्टोरी खत्म 80 to 150 खत्म स्टोरी, ठीक है। क्योंकि बहुत बच्चों का कंफ्यूजन रहता है कि मैम कितना वर्ड्स में लिखना है, तो 80 to 150 क्लियर है। 80 मिनिमम होना चाहिए, इससे कम होगा तो आपको नंबर नहीं मिलेगा, आपका कॉपी वो देखने भी नहीं जा रहा है, ये भी सुन लीजिए। तो आपको ये होमवर्क जरूर करके दिखाना आपको। अगर आपको जानना है कि आपका, अगर हम सोचिए हम इतना गारंटी से कह सकते हैं कि आपका प्रीसियस राइटिंग देख के हम आपका मार्क्स गाइड करके बता सकते हैं कि कितना आएगा, तो आप आजमा के देख सकते हैं। अगर हम किसी बच्चा को कह दिए ना कि भाई तुम्हारा 75 में 70 आएगा, तो फिर वो आजमा लेना एग्जाम में, ठीक है। वैसे ही लिख के आना एग्जाम में। अब सोचिएगा कि मैम कह दिए तो पढ़ भी नहीं करते, वो अलग बात है। आप A to Z करके आना वैसे, फिर देखिए आप आके खुद हमको कहिएगा कि दीदी आपका घर का, हम आपको खुद आपको थैंक यू बोलने आएंगे। इतना हम विश्वास करके बोल सकते हैं, ओवर कॉन्फिडेंस नहीं है, ये विश्वास है हमको आप लोगों पे भी और खुद पे भी, ठीक है। तो इस तरीके से आपको सारी चीज़ों को करनी है, ठीक है। तो प्रीसियस राइटिंग में कोई कन्फ्यूजन, अब थोड़ा एग्जाम्पल यहाँ पे भी देखते हैं हम लोग, ठीक है। तो पहले हम आपको समझा देते हैं। अब पैराग्राफ राइटिंग की बात करें तो पैराग्राफ राइटिंग क्या होता है, तो पैराग्राफ का मतलब ही पता चलता है कि पूरा कहानी लिखना है आपको। जैसे कि पैराग्राफ का मतलब होता है कोई एक म्यूचुअल टॉपिक दे दिए, जैसे इंडिपेंडेंस डे, जैसे कि और भी कोई भी टॉपिक, मान लीजिए इंडियन वुमेन का क्या रोल है आवर कंट्री में, हमारे कंट्री में इंडियन वुमेन का क्या रोल है, उसके ऊपर पैराग्राफ आपको लिखना है। आपका पैराग्राफ का मिनिमम वर्ड होगा 250, मिनिमम वर्ड होना है, मिनिमम 200 से 200 से 250, 200 से 250 तक में आपको लिखना है। 200 से 250 के बीच में आपको लिखना है क्या, पैराग्राफ राइटिंग। पैराग्राफ राइटिंग स्टूडेंट्स यू हैव टू राइट 200 to 250 वर्ड्स। क्लियर हुआ। कैसे लिखना है, कुछ नहीं, सिंपल। जिसके बारे में लिखना है आपके सामने टॉपिक दिया रहेगा, उस टॉपिक का हेडिंग दीजिएगा। यहाँ हेडिंग हमेशा बीचों बीच रहता है, फिर यहाँ से लिखना चालू कर दीजिएगा, बस नंबर बढ़ गया। उसका मतलब प्रीसियस राइटिंग का मतलब होता है शॉर्ट समरी, पैराग्राफ राइटिंग का मतलब होता है पूरा, बोलते हैं ना रामायण महाभारत लिख देना, जो भी जानते हैं उसके बारे में पूरा, अच्छा बुरा जो भी है सब लिखिए, ठीक है। दैट इज़ पैराग्राफ राइटिंग। क्लियर हुआ। अब बात करेंगे नोट मेकिंग क्या हुआ। अगर हम आपको कभी, आप लोग बच्चा लोग, अभी तो आप लोग न्यू हैं, जब आप लोग आगे सेमेस्टर में मेरे से क्लास खींचिएगा तो मेरा एक आदत है, पता है क्या, पढ़ाते पढ़ाते हमको जो चीज़ इंपॉर्टेंट लगता है ना ऑब्जेक्टिव के लिए, चाहे आगे के एग्जाम के लिए, हम उसको बोलते हैं इसको नोट कर लीजिए। तो जो आपके सामने कुछ ना कुछ वैसा स्टोरी टाइप रहेगा, ठीक है। आपसे कहा जाएगा कि इसका नोट मेकिंग कीजिए। आपके सामने एक कंक्लूजन दे देगा, चाहे कोई चीज़ दे देगा, आपको कहेगा कि इसका नोट मेकिंग करके बनाइए। जैसे बुलेटिंग पॉइंट्स हो गया, रिव्यूइंग हो गया। कोई चीज़ का रिव्यूइंग का मतलब होता है जो हम आपके सामने दिखा रहे हैं। जैसे कि क्या मतलब, मैम एग्जाम्पल दीजिए। तो एग्जाम्पल क्या होता है इसका समझिए। हम आपके सामने, जैसे गदर 2 मूवी देखें आप लोग सिनेमा हॉल में, बोलेगा बिल्कुल देखें, एकदम गर्दा उड़ा दिया वो मूवी, इस टाइप से। हम नहीं देखें, लेकिन हम सिनेमा हॉल कभी गए ही नहीं है। तो अगर हम गर्दा बोल रहे हैं, अगर हम रिव्यूइंग का बात करें तो जैसे कि गदर 2 अगर हम आप लोग के सामने पूरे पर्दे पे रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो दैट इज व्हाट, हम आपको रिव्यू दिखा रहे हैं। जैसे हम लोग देखते हैं ना कोई चीज़, तो कैसे बोलते हैं इसका रिव्यू है, आगे बढ़ाओ, मतलब पीछे साइड से हर चीज को रिप्रेजेंट कर देना बड़े से पर्दे में सबके सामने, ठीक है। दैट इज रिव्यू। क्लियर हुआ। अब हम बात करेंगे, अब मान लीजिए जरूरी नहीं है कि बड़े से पर्दे में रिप्रेजेंट किसी चीज़ को कर देना आगे से लेके पीछे तक, दैट इज रिव्यू। ये होता है मेन कंसेप्ट। ये नहीं कि बड़ा पर्दा पे रिप्रेजेंट कर दिए तो रिव्यू होगा, ये रिव्यू नहीं है। रिव्यूइंग का मतलब ही होता है कि आप अपनी बातों को दिखा दिए, हम जो बोले हम उसको दिखा दिए आपके साथ। हम कह रहे हैं कि पानी से आग निकल रहा है तो हम दिखा दिए कि पानी से आग निकल रहा है, दैट इज रिव्यूइंग, ठीक है। अब हम बात करेंगे बुलेटिंग पॉइंट्स का। बुलेटिंग पॉइंट्स का मतलब होता है आग लगा देने वाला पॉइंट। अब कहिएगा दीदी व्हाट, आग लगाने मतलब लड़ाई करो, नहीं। जैसे बोलते हैं ना, कोई बोलता है कि अरे क्या बात बोला है, तो बात दिल को छू गया, इस टाइप से वर्ड बोलेला ना, अरे वाह मैम गजब गर्दा उड़ाने वाला बात आप बोल दिए। इस टाइप से कोई किसी को नहीं बोल देता है। आप लोग को लगा होगा हम आप लोग को बोल रहे हैं, ऐसा नहीं है। मतलब इस टाइप से हम लोग नहीं किसी को बोल देते, अरे क्या बात बोले, वाह वाह सही पकड़े, इस टाइप से बोलते हैं ना। तो ऐसे वर्ड्स बुलेटिंग पॉइंट्स उसी को बोलते हैं जिस पॉइंट्स को मार्क किया जाता है। तो नोट मेकिंग कभी भी कीजिएगा तो याद रहे, नोट मेकिंग का मतलब होता है बहुत सारे वर्ड्स को, इंपॉर्टेंट
इंपॉर्टेंट चीज़ों को नोट में करके बना देना, ठीक है। और एक चीज़ हम आपको एक मार्क्स उठाने का सबसे अच्छा आइडिया देते हैं। प्रीसियस राइटिंग लिखिएगा ना, तो जो भी नया नया वर्ड्स, जो कि जैसे मान लीजिए हम प्रीसियस राइटिंग लिख रहे हैं तो हम लिखेंगे आई एम वेरी ग्लैड टू से दैट ग्लोबल वार्मिंग एंड इट्स इफेक्ट इज नाउ डाउन इन आवर इन्वायरमेंट। तो जब हम इस चीज़ को लिखेंगे ना तो ग्लोबल को हाईलाइट कर देंगे। हाईलाइट कहने का मतलब पेंसिल से थोड़ा सा ऐसे बोलते हैं ना, इस टाइप से कर दीजिएगा। पेंसिल से पेन से कीजिएगा तो पता चलेगा आप काट दिए हैं। पेंसिल से हल्का सा, या फिर उसके नीचे उतना उसा मत कीजिएगा, ऐसे मत कीजिएगा, तो पता चलेगा, लगेगा आप लोग भी महान हैं। कहिएगा घर आके कि मैम आपे ना बोले थे तो सब काट के चला है। बहुत बच्चा ऐसा भी करता है, ऐसा कुछ मत कीजिएगा। डायरेक्टली जो पॉइंट होगा ना, उस पॉइंट के मेन पॉइंट के नीचे अंडरलाइन कर दीजिएगा। प्रीसियस राइटिंग लिखिएगा तो मेन पॉइंट के नीचे क्या कीजिएगा, अंडरलाइन कर दीजिएगा। जो भी मेन पॉइंट्स होंगे जो जरूरी होंगे उसके नीचे अंडरलाइन कर दीजिएगा। नोट मेकिंग में भी आपको यही करना है, नोट मेकिंग करते जाइएगा। जो जो जरूरी आपके सामने स्टोरी जैसा रहेगा उसके अंदर से आपको नोट मेकिंग करना है, ठीक है। अब बात करेंगे अगर हम ऑफिशियल कॉरस्पॉन्डिंग इंक्लूडिंग ईमेल राइटिंग की, तो ईमेल राइटिंग में क्या लिखना है आपको, देखिए हम आपको थोड़ा समझाते हैं। टेंशन ना ला, समझा रहे आप लोग, टेंशन मत लीजिए, भावुक मत होइए। भावुक होइएगा तो फिर सब गड़बड़ा जाएगा। क्या हाल चाल बच्चा लोग, की हाल चाल। चलिए देखिए ऑफिशियल कैसे लिखा। सबसे पहले आपको मीटिंग रिक्वेस्ट, सबसे पहले अगर आप किसी से बात करने के लिए ऑफिशियली तौर पे अगर आप किसी से बात कीजिएगा तो सबसे पहले हम लोग क्या लिखते हैं। मान लीजिए अगर आप फर्स्ट टाइम मेरे से बात कीजिएगा तो आप मेरे से काम से ही बात कीजिएगा, तो आप ये नहीं ना पूछिएगा हाय मैम खाना वाना खा लिए, मैम कैसे हैं मैम थोड़ा सा नोट्स दे दीजिएगा, ऐसे भेजिएगा हमको मैसेज, नहीं ना। हेलो मैम, गुड इवनिंग मैम, हम इस क्लास में पढ़ते हैं, क्या हमको इस क्लास का सेमेस्टर का नोट्स मिल सकता है। ये आपका कहने का तरीका होगा, ये आपका तरीका नहीं होगा मैम कैसे हैं, मैम खाना वाना खा लिए, मैम हमको ये वाला नोट्स दे दीजिएगा क्या। ये आपका तरीका नहीं होगा। आपका तरीका कैसे होगा, हेलो गुड इवनिंग मैम, या फिर नाइट तो नहीं बोल के मांगिएगा, इवनिंग मॉर्निंग या आफ्टरनून जो भी होगा उस अकॉर्डिंग आप मुझे मांगिएगा। हेलो नमस्ते जो भी होगा, उसके बाद आप अपना बात रखिएगा। तो दिस इज़ द ऑफिशियली मीटिंग रिक्वेस्ट। इसको ऑफिशियली मीटिंग रिक्वेस्ट कहा जाता है, ठीक है। क्या आपको मेरे से बात करनी है, आपको मेरे से नीड है किसी चीज़ की, तो दैट मीन व्हाट, आप मेरा इंटेंशन पाने के लिए। हम लोग किसी को हेलो क्यों बोलते हैं, डायरेक्टली नहीं बोल सकते। आप कभी देखिए क्या कोई किसी को मैसेज करता है तो जब उससे बात करना हो तो डायरेक्टली लिखता है ए जल्दी आओ, कैसे हो भाई, खाना ना खा लिए। डायरेक्टली हम लोग नहीं लिखते, पहले हेलो लिखना ये कंपलसरी रहता है। आप कहिएगा नहीं मैम हम लोग कभी कभी लिख देते हैं, वो अलग बात है, दिन में 4-5 बार बात कर रहे हैं तब लिख सकते हैं। लेकिन अगर जब हम फर्स्ट टाइम किसी को मैसेज या कॉल करते हैं, दिन हो चाहे 1 दिन 2 दिन में, तो हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले हेलो लिखते हैं। मन सबसे पहले उस इंसान का इंटेंशन लेते हैं अपने अंदर, अटेंशन अपने ऊपर लेते हैं। इससे क्या होगा कि हेलो के बाद वो जो भी सामने वाला होगा वो हम पे फोकस करे, तब हम अपना बात को रखते हैं, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पे सबसे पहले आप रिक्वेस्ट करोगे। सबसे पहले जब आप रिक्वेस्ट कैसे करोगे, हाथ जोड़ के, प्रणाम सर जल्दी हमको नोट्स दे दीजिए, बहुत ज़रूरी, बहुत, ऐसे तो नहीं लिखो। सबसे पहले ऑफिशियली अच्छे तरीके से आप बोलोगे हेलो सर, गुड इवनिंग या गुड नाइट, गुड मॉर्निंग, हेलो मैम जो भी होंगी उनको आप बोलिएगा। सब्जेक्ट मीटिंग रिक्वेस्ट, डिस्कशन ऑन प्रोमिसिंग न्यू प्रोजेक्ट। उसके बाद हेलो वगैरह कर लेने के बाद फिर उसके बाद आपका नाम आप दे दोगे तो ठीक है, नहीं तो आपका नाम ऑलरेडी ईमेल करने पर मेंशन चला जाता है, आपको नाम देने का भी जरूरत नहीं है। आपको वहाँ पर ऊपर पर डेट लिख देना है। डेट लिखने का ऊपर में क्या कर देना है, आपको ऊपर में आपको डेट लिख के आप जिनको भेज रहे हैं उनका नाम लिख दीजिएगा, हेलो वगैरह जो भी होगा। फिर उसके बाद क्या करना है, आपको सब्जेक्ट लिख के अपना नाम लिख, अपना पूरा काम कर देना, आपका जो भी आपको जरूरत है आप उसको लिख दीजिएगा। दैट इज द ऑफिशियल ईमेल राइटिंग। देखिए कोई भी चीज़ को जान लेना बहुत ज़रूरी नहीं होता है, किसी चीज़ को समझना बहुत ज़रूरी। बहुत लोग बोलते हैं अरे ईमेल राइटिंग बहुत इजी, हम लिख के चलाएंगे। आपको क्या लगता है, आप जब तक उस चीज़ को समझे नहीं रहेंगे कि लिखना कैसे, आपको नंबर दे देगा यूनिवर्सिटी? कभी नहीं देने जाएगा। हम यूनिवर्सिटी में कॉपी चेक करने का तरीका देखे हैं कैसे चेक होता है, इतना अजीब लगता है। पता है हमको भी पहले, अब पता है क्या लगता है कि जहाँ हम भी पहले मिस्टेक किए थे स्टार्टिंग पॉइंट लाइन में सेमेस्टर 1-2 में, तो अब लगता है कि नहीं वो था गलत मेरा वो चीज़। तो इसीलिए हम आपको समझा रहे हैं कि कहीं कहीं पे लगता है कि हम लोग सही कर रहे हैं, बट ऐसा नहीं है। ये हमारा ओवर कॉन्फिडेंस कह देता है कि नहीं हमको आता है हम कर लेंगे, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि आपको जैसे आता है कि आपको यूनिवर्सिटी उस लेवल पे मार्क्स दे देगी, बिल्कुल भी नहीं देगी। बिकॉज आप उस लेवल पे अभी नहीं हो, आप ग्रेजुएशन में हो, नर्सरी क्लास में नहीं हो कि आपका 2 नंबर में है तो 1 नंबर बच्चे दे दिया जाएगा खुश होकर, पूरा कट जाएगा आपका। उसके बाद आप डियर करके अपना प्रपोजल लिखोगे। सबसे पहले सब्जेक्ट लिखा जाता है कि आपका सब्जेक्ट क्या। आप कभी किसी को ईमेल किए हो, आपका कहोगे दीदी आप बोले कि डेट लिख देने, फिर हेलो हाय लिख देने, आप
कॉपी में लिख रहे हो, ठीक है, तो आपको ये सोच के लिखना है कि आप फ़ोन पे लिख रहे हो, ठीक है। आप ये सोच के लिखिएगा ना कि जब आप कॉपी में लिख रहे हो तो आप गलती करके आइएगा। आप ये सोचिएगा कि आप फ़ोन से लिख रहे हैं, आप फ़ोन पे मैसेज कर रहे हैं, तब आप एक्यूरेट सही लिख के आइएगा। ऐसा आपको कभी कोई नहीं बताया होगा, हम आपको बता रहे हैं कि आप जब सोच के लिखिएगा ना कि आप ईमेल राइटिंग कॉपी पे लिख रहे हैं, पेज पे लिख रहे हैं, 100% गलती करके आइएगा। लेकिन आप ये सोचिएगा कि हम फ़ोन पे टाइप कर रहे हैं या कंप्यूटर पे टाइप कर रहे हैं या लैपटॉप पे टाइप कर रहे हैं, वट एवर वी आर डूइंग टाइपिंग, आप गलत कर ही नहीं सकते। आप प्रोसेस में गलत कर ही नहीं सकते। हाँ, ग्रामेटिकली हो सकता है आगे पीछे, बट प्रोसेस गलत हो ही नहीं सकता है। क्यों? क्योंकि आपका जो ऑटोमेटिकली जो होता है, आप जब ईमेल कीजिएगा किसी को, डेट और टाइम ऑलरेडी चला जाता है, आपका नाम ऑलरेडी चला जाता है। आपको सबसे ऊपर में लिखना है सब्जेक्ट। सबसे ऊपर में क्या लिखना है? सबसे ऊपर में सब्जेक्ट लिखना है जिस अकॉर्डिंग आपको बात करनी है। उसके बाद आपको लिखना है डियर प्रेसिडेंट का नाम, सॉरी रिसिप्टेंट्स का नाम। इसका मतलब रिसिप्टेंट्स का मतलब होता है जिनको आप भेज रहे हैं। उसके बाद डियर के जस्ट नीचे आई ट्रस्ट दिस मैसेज टू फाइंड डॉट 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 डॉट। उसके बाद आपको जो भी आपका काम है आप उसको लिख दीजिएगा, ठीक है। आप कहिएगा दीदी हम क्या लिखेंगे, वो डिपेंड करता है आपका टॉपिक पे। मान लीजिए आपको जॉब चाहिए तो जॉब के रिगार्डिंग आपकी जो भी नीड है, कोशिश कीजिएगा कभी भी अपना फीलिंग अपना वर्ड्स में लिखें। कभी भी किसी का नकल नहीं किया जाता ये सब चीज़ में, ठीक है। अपना फीलिंग अपने वर्ड्स में लिखोगे ना, साफ सुथरा लिखोगे ना, हम गारंटी लिख के दे रहे हैं। आपका कहीं कहीं ग्रामर भी गलत होगा ना, आपको फुल नंबर मिलेगा, फुल नंबर मिलेगा। क्योंकि आपका जो कॉपी चेक करेंगे वो आपके वर्ड्स को देखेंगे, आपके लिखने के इंटेंशन को वहाँ देखा जाएगा। नोट मेकिंग ऐसा थोड़ी है कि वो पढ़ रहे हैं, वो आपके कहने का तरीका देखेंगे कि आप अपने बात को कैसे रख रहे हो। इंग्लिश में यही पता है तो एक चीज़ समझ लीजिएगा, इंग्लिश में नंबर, पैराग्राफ हो, लेटर हो, राइटिंग हो, प्रीसियस राइटिंग हो, ईमेल राइटिंग, कुछ भी हो, उसमें नंबर आपके लिखने के इंटेंशन को देख के मिलता है। आपके ग्रामर को फिर पहले इंटेंशन, फिर ग्रामर, फिर आपका लिखने का सबसे पहले प्रोसेस देखा जाता है, फिर आपका इंटेंशन देखा जाता है, फिर आपका ग्रामर देखा जाता है। ये 3 वेज में कॉपी चेक होता है, ठीक है। ग्रामर अगर गलत हो तो थोड़ा बहुत नंबर मिल जाता है, प्रोसेस गलत हो तो आधा नंबर मिलता है, लेकिन जब आपका पूरा इंटेंशन गलत हो तो भाई नंबर ना मिलने वाला। सुन लीजिए मेरा बात आप, ठीक है। इसलिए ये तीनों चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले आपको अपना इंटेंशन क्लियर रखना होगा कि आप लिख क्या रहे हैं। दूसरा, आपको सबसे पहले तो प्रोसेस क्लियर रख लीजिएगा, फिर इंटेंशन क्लियर होना चाहिए, फिर आपका ग्रामर भी सही होना चाहिए। कहीं कहीं मिस्टेक है, कोई दिक्कत नहीं, काट कुट नहीं, साफ सुथरा लिखिएगा, ठीक है। समझ में आया क्या करना है। और आपका एक चीज़ और, ईमेल राइटिंग का जो भी टोटल, आप फिर नीचे में अपना नाम वगैरह जरूर लिखिएगा, अपना नाम वगैरह लिख दीजिएगा, ठीक है। अपना नाम, टाइटल वगैरह सब, अपना नाम, फिर अपना टाइटल, अपना कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन। तो कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन में याद रहे आपको अपना कॉन्टैक्ट नंबर एग्जाम में नहीं देना है कॉपी के, ठीक है। कॉपी में एग्जाम में अपना कॉन्टैक्ट नंबर कुछ भी नहीं देना है। आपको क्या देना है, अपना कोई भी एक कुछ भी ईमेल आईडी डाल दीजिए, कुछ भी ईमेल आईडी। जैसे मान लीजिए मैं XYZ डाल दिया, xyz@gmail.com, कुछ भी डाल दीजिए, लेकिन अपना ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स का कुछ मत डालिएगा, ठीक है। चलिए, क्योंकि ये आपका कॉपी चेक हो रहा है, यहाँ पे आपका प्रोसेस देखा जाएगा और कुछ नहीं। अब बात करेंगे रिज्यूम और बायोडाटा का। रिज्यूम का मतलब क्या होता है अगर हम बात करें आपसे, आपको पता है हम जब सेमेस्टर 4 में थे तो हमको जॉब का बहुत ज़रूरत था, ठीक है। हम आपसे एक रियलिटी बता रहे हैं अपना। हम जब अब सेमेस्टर 4 में थे, मेरा ग्रेजुएशन तो हुआ नहीं था, हम टीचर भी नहीं बन सकते थे, पढ़ा भी नहीं सकते थे किसी स्कूल या कहीं पर भी, कोचिंग पढ़ा सकते थे, ट्यूशन पढ़ा सकते थे, ये सारी चीज़ें हम कर सकते थे। सेम 4 में हम कोविड के बाद हम लोग का सिचुएशन थोड़ा सा डाउन हो गया था, थोड़ा क्या मतलब लगभग डाउन हो चुका था, जॉब वगैरह पापा का सब कुछ छूट चुका था। उस केस में हमको जॉब करना था, पापा को तो न्यू जॉब अब मिलता नहीं, हमको जॉब करना था, कोई रास्ता नहीं दिख रहा था। मतलब ऐसा टेंशन, आप समझ सकते हो, ऐसा टेंशन वाला फीलिंग क्रिएट हो गया था। हम लोग 6-7 मेंबर हैं खाने पीने वाले, प्लस बाहर में हम लोग रहते हैं, हम लोग का अपना घर नहीं है, रूम रेंट वगैरह देना पड़ता है, हर चीज़। मतलब हम बोलेंगे तो फिर पता चलेगा, इमोशनल हो जाएंगे, लेकिन फिर भी ये सब मेरा पावर है, ये सब मेरा कमजोरी नहीं है, ये चीज़ हम मानते हैं। ये सब देखते हैं तो पता हमको पावर मिलता है, वीकनेस फील नहीं, लेकिन अंदर से बोलते हैं ना थोड़ा बुरा लगता है। तो ये सारी चीज़ों के बाद जब हम लोग सेम 4 में हम जॉब के लिए गए थे ना, तो हमसे पता है क्या कहा गया था कि आपका क्वालिफिकेशन क्या है। अब मेरे पापा का कहना था कि
पापा भी कुछ नहीं बोल सकते थे, वो क्या बोलते हैं, हमको जॉब, मेरा दिमाग में चढ़ा था कि हमको जॉब चाहिए, ऐसा जॉब चाहिए जिस जॉब में मुझे इज्जत मिले, क्योंकि इज्जत नहीं हो तो अच्छा से अच्छा जॉब भी ख़राब हो जाता है। लेकिन ऐसा सिचुएशन था मेरा कि हमको जॉब चाहिए था, भले उसमें हमको मेहनत ज़्यादा करना पड़ा। तो मुझे एक इंस्टीट्यूट में जॉब मिला था। स्टूडेंट, हम आपसे माफ़ी चाहेंगे, लेकिन हम यहाँ पर आपको 2-3 लाइन समझाना चाहते हैं ताकि आपको लगे कि नहीं, आपको अगर लगता है कि हम आपके साथ ऐसा करते हैं कि हम आपको वीडियो नहीं देते टाइमली या फिर कुछ भी, तो आप ज़रूर इस मेरे पूरे बात को सुनिएगा। आपको पता है जब हम जॉब के लिए गए ना वहाँ पे, तो हमको क्या चीज़ का जॉब मिला, वहाँ पे एक रिसेप्शनिस्ट का जॉब मिला। एक इंस्टीट्यूट था, एक इंस्टीट्यूट में हमको रिसेप्शनिस्ट का जॉब मिला। हम वहाँ पे सोचे कि अच्छा ठीक है, बच्चों का अटेंडेंस ही बनाना है ना जो ट्यूशन में आ रहा है, और फिर उसके बाद फ़ी लेना है, फ़ी कट करना है, यही सब काम था। लेकिन पता है धीरे धीरे स्टूडेंट क्या हो गया, वहाँ का जो ऑनर था ना, वो हमसे कहने लगा कि ये कोचिंग अपना ही आप समझिए, आपको यहाँ पे आप कभी कभी मान लीजिए गार्ड नहीं आ रहा है तो आप भी झाड़ू पोछा कर सकते हैं। आप समझ सकते हैं कितना गंदा लग रहा है। हम ग्रेजुएशन कर रहे हैं, मेरे पापा हमको ग्रेजुएशन में पहुंचाने के लिए, हम लोग तीनों भाई बहन, चारों भाई बहन को इतना इस लेवल पे आ गए कि आज वो प्रॉब्लम है। तो हमको एक पल के लिए लगा ना कि नहीं, जब जो इंसान हमको यहाँ तक लाने के लिए इतना प्रॉब्लम सह सकता है तो हम भी सह सकते हैं। लेकिन हम उस काम को पता है करने लगे। ज़रूरत पड़ता था तो वहाँ झाड़ू वगैरह उस इंस्टीट्यूट में दे देते थे, पोछा दे देते थे, ये सोच के देते थे कि नहीं ठीक है, अगर इस काम से मुझे पैसा मिल रहा है, ठीक है, इसका ज़रूरत है हमको, और इस पैसा से हमको कोई गाली नहीं दे रहा है ना, हमको कोई गंदा काम करना पड़ रहा है, ठीक है, कोई नहीं है, यहाँ पे हम झाड़ू दे रहे हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन पता है जब हम ये बात अपने घर में बताए ना, तो मेरे पापा को ये बात हट कर गया कि इतना पढ़ाएं, मेरी बेटी मेरे लिए झाड़ू पोछा कर रही है तो नहीं करना है। तो हम उनके खिलाफ भी नहीं जा सकते थे, हमने वो जॉब छोड़ दिया। अब छोड़ तो दिए वो जॉब, सिचुएशन वही था, कोई चेंजेस नहीं था, हर चीज़ ऑटोमेटिकली वही और भी बिगड़ते चली गई सारा चीज़। फिर बात ये था कि होम ट्यूशन वगैरह पकड़ना था, होम ट्यूशन करना था, हर चीज़। फिर धीरे धीरे स्टेबल होने में टाइम लगा। फिर उसके बाद चीज़ें और ज़्यादा मेरे लाइफ में ख़राब हो गई, और ज़्यादा ख़राब हुई, लगा कि और अच्छा हो जाएगा सब चीज़। लेकिन स्टूडेंट हम रो देंगे आगे बोलते हुए कि मेरे साथ बहुत ख़राब हो गया और सब चीज़। अब अपने आप को हम अकेले स्टेबल करना चाह रहे हैं, अकेले अच्छा करना चाह रहे हैं। तो देखिए अब क्या होता है आगे नहीं पता, बस बोलते हैं ना कि अब लाइफ से हमको कुछ नहीं चाहिए, जो है जैसा है भगवान बहुत अच्छा करे, सबको खुश रखे, सबको लाइफ में आगे बढ़ाए। लेकिन हाँ, कभी भी किसी के साथ भी ऐसा सिचुएशन नहीं डालें कि उसके सामने कंडीशन आ जाए कि आपको ये करना है कि ये करना है। कभी भी उसके सामने कंडीशन किसी लड़की के सामने नहीं आना चाहिए। हम प्रे करेंगे भगवान से, भोले बाबा से, कि कभी भी किसी लड़की के सामने कोई कंडीशन ना आ जाए कि उसको कुछ करना पड़े, ठीक है। तो चलिए हम लोग आगे देखते हैं, आगे पढ़ते हैं, ठीक है। स्टूडेंट 2 मिनट का ब्रेक चाहेंगे हम। तो चलिए बच्चा पार्टी, ठीक है, हम लोग क्लास में यहाँ समझ गए। रिज्यूम का मतलब वही क्या हुआ कि जब हम वहाँ पे गए थे जॉब के लिए, तो हमको अपना, क्योंकि मेरा ग्रेजुएशन कंप्लीट नहीं हुआ था, मेरा क्वालिफिकेशन कंप्लीट नहीं था, हमको नॉर्मल जॉब चाहिए था। तो उसके लिए हमको क्या था, जॉब उतना हाई लेवल का था नहीं, नॉर्मल था, तो रिज्यूम से काम चल जाता। रिज्यूम कहने का मतलब है जो चीज़ अभी हम कर रहे हैं, जो काम अभी आप स्टडी कर रहे हो, आपका क्वालिफिकेशन कंप्लीट नहीं हुआ है उस जॉब के लिए, तो उस अकॉर्डिंग जो अपना सर्टिफिकेट दोगे दैट इज़ रिज्यूम। जो अगर आपका पूरा क्वालिफिकेशन है, डिग्री A to Z सारा, दैट इज़ बायोडाटा, जिसके अंदर आपको पूरा फैमिली बैकग्राउंड भी पूछा जाएगा, जो कि अच्छे अच्छे जगहों पे पूछा जाता है, लिया जाता है, ठीक है, तो उसको बायोडाटा कहते हैं। लेकिन जब आप अपियरिंग केस में अपना जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हो और उस केस में आप डॉक्यूमेंट्स दे रहे हो, तो उसको हम लोग कहते हैं रिज्यूम, ठीक है, उसको क्या कहते हैं, रिज्यूम कहते हैं। और जब आप उस चीज़ से आगे बढ़ के अपना क्वालिफिकेशन कंप्लीट करके, अगर अब हमको जॉब चाहिए, अब हमको किसी इंस्टीट्यूट में काम करना है या फिर देना है, अब जब हम अपना सर्टिफिकेट देंगे तो हम अपना बायोडाटा देंगे। क्या देंगे, बायोडाटा, अपना फैमिली बैकग्राउंड से लेके हर चीज़, कोई भी गवर्नमेंट जॉब हो, कुछ भी हो, बायोडाटा देंगे, प्लस मेरा क्वालिफिकेशन का डिग्री देंगे, हर चीज़ हम अपना देंगे, तो वो बायोडाटा कहलाएगा। लेकिन जब आप लोग अभी जॉब के लिए दोगे तो वो क्या कहलाएगा, रिज्यूम कहलाएगा, क्योंकि आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट नहीं है, आपके पास अभी डिग्री कंप्लीट नहीं है। अगर आप ग्रेजुएशन नहीं कर रहे होते और आप 12th के लेवल पे अपना किसी जगह जॉब के लिए अप्लाई कर रहे थे, तब आप बायोडाटा देते, तब जो आप डॉक्यूमेंट देते वो बायोडाटा देते। लेकिन आप स्टडी के दौरान जॉब चाहते हैं तो वो रिज्यूम होता है। उम्मीद है ये चीज़ें समझ गई होंगी, इनमें भी कोई दिक्कत नहीं। आपको रिज्यूम में सबसे पहले ऊपर में रिज्यूम लिखाना पड़ता है, फिर उसके बाद अपना नाम, फिर अपने पापा का नाम, अपना एड्रेस, अपना पिन कोड जहाँ के आप रहते हैं, बता रहे हैं हम आपको कैसे लिखना है, फिर अपना कॉन्टैक्ट नंबर, फिर अपना क्वालिफिकेशन वगैरह कैसे क्या किए हैं आप, और फिर आपको जॉब क्यों चाहिए वो, ठीक है।
ये चीज़ें आपको रिज्यूम में लिखनी पड़ती हैं, ठीक है। बायोडाटा की बात करें तो बायोडाटा का मतलब ऊपर में सबसे पहले बायोडाटा हेडिंग रहेगा, फिर उसके बाद रहेगा आपका नाम, आपके पापा का नाम, आपका एज, आपके पापा का एज नहीं, आपके पापा का इनकम वगैरह कितना है, क्या है, आप लोग कितने भाई बहन हो, बड़ा कौन है, फिर उसके बाद आपके घर में हाँ ईयरली कितना पैसा आता है, कौन कौन कमाने वाला है, फिर से आप कितना कितना पढ़े हो, क्या क्या पढ़े हो, उसमें डिग्री क्वालिफिकेशन क्या है, फिर उसके बाद आपके पापा क्या करते हैं, उससे कितना पैसा आता है, और आपके घर में कोई कमाने वाला है वो करते हैं कि नहीं, फिर ये सारी चीज़ें आप लिख दोगे। ज़्यादातर उतना लंबा नहीं, अपने पापा के बारे में सिर्फ लिख दीजिएगा, फिर पापा भाई कोई के बारे में भी तो उतना ही इनफ है, ठीक है। फिर लास्ट में आप लिख दोगे कि आपको ये जॉब का एक्सपीरियंस है कि नहीं है, वो भी आपको लिखना पड़ेगा। अगर बायोडाटा में लिखना पड़ता है, रिज्यूम में आप लिखो चाहे मत लिखो, लेकिन बायोडाटा में आपको जॉब का उस जिस जॉब के लिए आप अप्लाई कर रहे हो वो जॉब का एक्सपीरियंस है कि नहीं है, वो अगर आपको लिखना है तो आपको वहाँ पर देना होगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप ये पूरे चीज़ों को करोगे और हर तरह से आप उसको स्टेबल करोगे, ठीक है। तो स्टूडेंट्स यहाँ तक ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको सेक्शन 2 और सेक्शन 3 क्लियरली समझ में आ गया होगा, ठीक है। लाइफ में कभी भी याद रखिएगा, अपने आप को स्टेबल रखिएगा, अपने आप पे हमको कोई कहते थे कि अपने आप पे विश्वास रखो, अपने आप से काम रखो, और अपने आप से काम रखने का मतलब सेल्फिश होना नहीं होता है। खुद को मजबूत बनाओ कि कोई तुमको हिला ना सके। तो आप भी अपने आप को मजबूत बनाइए कि आपको प्रीसियस राइटिंग, पैराग्राफ राइटिंग, नोट मेकिंग, कोई से भी कुछ भी क्वेश्चन आए तो आपको कोई हिला ना सके। इस लेवल पे आपको अपना पढ़ाई करके जाना है, ठीक है। कुछ भी क्वेश्चन है, हम आपको कोई भी टॉपिक दे दे, आपको अंदर प्रोसेस है, इंटेंशन है, सारा चीज़ें आप आराम से लिख दोगे। ग्रामर भी गलत होगा फिर भी आप करेक्ट बना के आओगे, जिसका ग्रामर सही होगा उससे ज़्यादा अच्छा बना के आओगे आप। ये होता है सही तरीका, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आपको सारा चीज़ क्लियर हो। बहुत अच्छे से पढ़ाई कीजिए, तैयारी कीजिए, अपना ध्यान रखिए। कुछ भी डाउट हो तुरंत बताइए, क्योंकि अभी टाइम है, जितना जल्दी आप बताइएगा आपका काम उतना जल्दी क्लियर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं स्टूडेंट्स यहाँ से आप बहुत अच्छा स्कोर करेंगे। याद रहे आपको जो पॉइंट दिए हैं, ग्लोबल वार्मिंग एंड इफेक्ट, अगर आपको रियल में जानना है कि आपका स्कोर कितना आएगा CC4 में, तो इस पे लिख के हमको जरूर व्हाट्सएप पे सेंड कर दीजिएगा नंबर पे, ठीक है। और मेरे मेंबर्स हमको सेंड कर देंगे, चेक करके हम लोग मिलके चेक करेंगे और सारा चीज़ आपको 100% लिख कर दे देंगे कि आपका स्कोर कितना आएगा, ठीक है। तो मिलते हैं, बहुत इंटरेस्टिंग है, आजमाइए ना, आजमाने में क्या जा रहा है। इसी करते करते हर सब्जेक्ट का हम लोग टेस्ट लेंगे, एक्यूरेट हम लोग को कम से कम पता तो चलेगा ना कि कितना तैयारी है, मेरा बात वैसे लगता भी है कि नहीं, हर चीज़ समझ में आ जाएगा। तो ठीक है स्टूडेंट, मिलते हैं आपसे अपने नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। जय हिंद स्टूडेंट। वीडियो को लाइक जरूर करके करिएगा, सपोर्ट जरूर बनाइएगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद।